तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन मानसून सत्र की खबरों से, जहां पर आज चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में आज दिन भर जमकर हंगामा हुआ और आखिर कार्रवाई को स्थगित ही करना पड़ा। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे लगाए। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के अलावा संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष मणिपुर के मुद्दे पर रूल 176 के तहत सीमित समय के लिए चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल रूल 267 के तहत चर्चा चाहते हैं, यानी संसद के सभी काम सस्पेंड करके सिर्फ दिन भर मणिपुर पर चर्चा हो। विपक्षी दल लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहे हैं। इधर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि मणिपुर पर विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सदन में मणिपुर के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न पर भी चर्चा होनी चाहिए। विफलता छिपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पे भी चर्चा हो और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटना हो रही है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है। इधर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर विपक्ष को घेरा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मीटिंग के बाद मीडिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी के उस कथन को शेयर किया। आप भी सुनिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष मणिपुर की बात करना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। इधर विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया को लेकर जो घमासान मच गया है, उस पर आज हम बड़ी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आज का आवाज अड्डा इसी पर होने जा रहा है। इंडिया नाम पर घमासान, यह है आज का आवाज अड्डा। 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। राजनीति की खबरों के बाद अब बात महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन ग्रेन डील सस्पेंड होने से, मौसम का मिजाज बदलने से कमोडिटी की कीमतें अब और बढ़ गई हैं। कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है। यूरोप सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने से फसलों का नुकसान हुआ है। पिछले एक महीने में चीनी, चाय, चावल की कीमतें 5 से 15% तक ऊंची हो गई हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी, जिन्होंने पूरा हिसाब किताब लगाया है। उनसे हम समझेंगे इस महंगाई के माया जाल को। तो नीरज, आप हमें बताएं कि तमाम जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो तापमान कहीं बढ़ रहा है, कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं, इन सबके बीच कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं उनमें किस तरीके से बढ़त देखी जा रही है? सॉफ्ट कमोडिटीज यानी अनाज,
क्या इसकी महंगाई एक बार फिर से वापस आ रही है? इंटरनेशनल डेटा अगर देखें तो ऐसे संकेत बिल्कुल मिल रहे हैं, चाहे वो फिर गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, पाम ऑयल, सूरजमुखी का तेल, इन सब में अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते और एक महीने में अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है। इवन जिनमें एक महीने पहले नेगेटिव रिटर्न था, वहाँ एक हफ्ते में 4-5% तक के उछाल आ चुके हैं। इनको हम सॉफ्ट कमोडिटीज़ कहते हैं। इस सॉफ्ट कमोडिटीज़ में एक और तड़का लग रहा है कच्चे तेल का, जो अब $83 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार तेज़ी बनी हुई है। अब समझते हैं इसको कि क्यों ये तेज़ी आ रही है और क्यों इन्फ्लेशन का खतरा पूरी दुनिया में एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। देखिए, अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ कि जो यूक्रेन से कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उसके लिए शिप निकलती थी। एक कॉम्प्रोमाइज़ था, एक समझौता था, लेकिन वो समझौता रूस ने तोड़ दिया है। उसकी वजह से अचानक से आप देखें गेहूं की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी, 18% तक की तेज़ी एक महीने में आ चुकी है, क्योंकि अब वो समझौता है नहीं, तो वहाँ से कोई शिप निकल नहीं सकती है। तो जो भी शिप निकल रही है उस पर रूस और यूक्रेन की आपत्ति है, तो इसलिए सॉफ्ट कमोडिटीज़ में तेज़ी आनी शुरू हुई है। दूसरा, पूरी दुनिया में मानसून ने इस बार काफ़ी अनइवन किया है और बहुत सारी फसलों को ख़राब कर दिया है। उसकी वजह से आप देखिए खाने की तेल, दालें, राइस, चावल की ज़बरदस्त किल्लत होने की आशंका है। इसीलिए भारत ने कंप्लीट नॉन बासमती राइस को बैन कर दिया है। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, 40% एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसने बैन कर दिया क्योंकि मानसून हमारा इतना अनइवन, इतना ख़राब है कि शायद चावल की फसल पर असर पड़ेगा। चुनाव सामने है, उसकी वजह से राइस की कीमतें बढ़ रही हैं। यही हाल लगभग सभी सॉफ्ट कमोडिटीज़ का है, चाहे वो चाय हो, फिर चाहे कॉफ़ी हो, इवन शुगर में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। दूसरा, इस पर एक तड़का आ रहा है कच्चे तेल का, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पिछले एक महीने में 11% तेल में तेज़ी आ चुकी, $83 पे आ गया। क्यों आया है? क्योंकि एक तो बहुत लो गया था और वहाँ से उसने बाउंस इसलिए किया क्योंकि चीन की तरफ से उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उनकी डिमांड बढ़ सकती है। सरकार स्टिमुलस देने की तैयारी कर रही है, ब्याज दरें कम कर रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, तो क्रूड की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने की आशंका है, उम्मीद है। और चीन दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो इसलिए क्रूड की तेज़ी, अब जैसे ही क्रूड की तेज़ी होगी तो आपकी सभी प्रकार की कमोडिटीज़ और महंगी होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कच्चे तेल यानी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें लगता है कि ये जो कमोडिटी का इन्फ्लेशन है, ख़ास तौर पे खाने पीने का इन्फ्लेशन है, ये एक बार फिर से बाउंस करता हुआ दुनिया भर में दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड एक महीने और कंटिन्यू रहा तो वाकई काफ़ी गंभीर समस्या हो जाएगी और बहुत सारे सरकारों को इसके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस भी करने पड़ सकते हैं। जी, शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए। तो नीरज बता रहे हैं कि अगर ये समस्या बनी रही है, ये सिचुएशन बनी रही, तो बहुत सारी सरकारों को कुछ इमरजेंसी कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इधर क्रूड के साथ ही खाने के तेल में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पाम ऑयल तो 4 महीने के शिखर पर पहुंच गया है। खाद्य तेल महंगाई के पीछे क्या कारण है, वहीं आने वाले फेस्टिव मांग को लेकर क्या अनुमान है, इसको लेकर अडानी विल्मर के चेयरमैन दोराब मिस्त्री ने की है CNBC आवाज से खास बातचीत, आप भी सुनिए। एक्सपेक्टेशन है कि सोयाबीन तेल के फ्यूचर्स और सोयाबीन तेल के कैश भाव में काफी बड़ा फर्क है बेसिस के हिसाब से। लेकिन अगर आप कैश भाव देखें तो मेरे ख्याल से कम 10 या 15% की बढ़ाई सोयाबीन में, सोयाबीन तेल में, पाम तेल में आ सकती है। जैसे कि मैंने मेरा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट दिया था मार्च के महीने में कि इस साल पाम के दाम बुर्सा मलेशिया फ्यूचर्स थर्ड मंथ मलेशियन रिंगिट में 4,000 से 5,000 रिंगिट के अंदर में चलेंगे। इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड इंपोर्ट होगा इस साल। 16 मिलियन टन की इंपोर्ट हो सकती है। इंडियन डिमांड इज वेरी गुड। देखिए, सारे रीजन में अगर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि जहां की इकोनॉमी अच्छी तरह तरक्की कर रही है, जहां प्रॉस्पेरिटी है, जहां के लोग जोर से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान है। और इस प्रॉस्पेरिटी का, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का नतीजा होगा कि हमारे यहाँ कंजम्पशन भी अच्छा रहेगा, दाम बढ़ते रहेंगे, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ती रहेगी। वहीं पिछले 2 महीनों से अगर हम बात करें टमाटर की कीमतों की, तो वो भी कंट्रोल से बाहर है और अब तो टमाटर 200 रुपए के पार है। टमाटर की बढ़ती कीमतों ने किचन के बजट बिगाड़ रखे हैं। 1 किलो टमाटर, जैसा मैंने कहा, 200 रुपए तक पहुंच गया है। टमाटर के साथ साथ दूसरी सब्जियां और फल भी कई दिनों से महंगे हैं और फिलहाल इनमें कोई कमी आती दिखाई नहीं दे रही है।
और अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार फ्लैट बंद हुए हैं। सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 66,356 पर गया तो निफ्टी 8 अंक चढ़कर 19,681 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा हमने तेजी देखी है मेटल और एनर्जी शेयरों में। इसके अलावा ऑटो शेयर भी आज तेज थे। पीएसयू फार्मा इंडेक्स भी बढ़त पर ही बंद हुआ, मगर पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों पर आज दबाव का दिन रहा। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 एग्जीबिशन की शुरुआत करेंगे। आज इसी के तहत एक प्रदर्शनी की भी शुरुआत की गई। इस मौके पर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। डिजाइन की दुनिया में स्टार्टअप 30 से ज्यादा हो गए हैं इस 15 महीने में। पहला $2.5 बिलियन का पैकेजिंग का यूनिट बन रहा है मेमोरीज के, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लांट, और एक बहुत जाना माना इंटरनेशनल ग्लोबल नेम माइक्रॉन। और टैलेंट यानी कि 85,000 इंजीनियर्स जो VLSI इंजीनियर्स हैं उनके लिए टैलेंट और उनका एकेडमिक करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा है इस साल से ही। और एक बहुत अहम रिसर्च सेंटर बनेगा बहुत जल्द, जिसका अप्रूवल भी हमें मिल चुका है और मिलने वाला है। सर, कितनी कंपनियां खासकर भारत की इसमें आने वाली है, जैसा कि आपने बताया? देखिए, ये सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है कि आने वाले जनरेशन, हमारे युवाओं के लिए एक नए सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज खड़ा हो। आप देख रहे हैं वो स्पेस में, सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, AI में, इंटरनेट की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अलग अलग से पॉलिसी आज के दिन ले रहे हैं, जो 5-6 साल के बाद हमारे जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो जब ग्रेजुएट करेंगे उनके लिए बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। क्योंकि दुनिया का नक्शा, दुनिया का जो डिजिटाइजेशन का पेस चल रहा है, उससे जो ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा बदल रहा है, हमारे देश में भी इकोनॉमी का नक्शा बदल रहा है। और डिजिटल जो कंपोनेंट है, जो 2014 में 4% था टोटल GDP का, 2026-27 में ये 20% से ज़्यादा होगा। आज 2023 में हमारा डिजिटल इकोनॉमी एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 10% से ज़्यादा हो चुका है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बैंक जो लोन देते हैं और फिर उसकी रिकवरी के लिए जिस तरह के अमानवीय तरीके अपनाए जाते हैं वो गलत है। लोन डिफॉल्ट करने के बाद आखिर क्या है कंज्यूमर के अधिकार, फिर इस पर हमने सोचा कि क्यों ना कर लिया जाए आज का कंज्यूमर अड्डा। तो आज इसी पर बात करेंगे। लोन रिकवरी नहीं चलेगी दादागिरी, 557 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि ये काफी काम का विषय है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मामले में सुनवाई बुधवार यानी कल होगी। माना जा रहा है कि कल कोर्ट इस पर फैसला भी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक ASI सर्वे पर रोक लगा रखी है और इससे पहले हाईकोर्ट से फैसला करने को कहा है। 21 जुलाई को हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने ASI सर्वे को मंजूरी दी थी। इसी पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी थी। हरियाणा के बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस में विधायक गोपाल कांडा को जमानत मिल गई है। मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। यह फैसला 11 साल बाद आया है। मामले में कांडा मुख्य आरोपी थे। वे इस केस में 18 महीने जेल में भी रहे। वहीं कांडा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे और उन्हें फ्रेम किया गया था। मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं था। ये सिर्फ बनाया गया था और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था ये कोर्ट ने आज फैसला लिया है। ये सब कुछ आपके सामने, आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे आपके सामने। देश में बारिश का कहर अभी भी जारी है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से हालात खराब है। हिमाचल में पिछले 2 महीने में अब तक करीब 35 बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। बाढ़ से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 200 मीटर का हिस्सा बह चुका है। हाईवे बंद होने से 1000 से ज्यादा यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा है और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है। फिलहाल जलस्तर 205.45 दर्ज किया गया है, जिसके चलते बाढ़ के हालात वहां भी हैं। इधर मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड अलर्ट जारी किए हुए हैं। मुंबई में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है और यहां पर भी शहर में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो बारिश के इस मौसम में आप भी सावधानी बरतिए। आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।